नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पुरुष आयोग बने इस मांग को लेकर आज हमारे साथ बरखा मैम हैं, जो कि दिल्ली से स्पेशल नागपुर में आए एक किसी कार्यक्रम के लिए। हाँ, हम उनसे जानेंगे कि पुरुष आयोग की आवश्यकता क्या है इस देश में। बरखा मैम, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में स्वागत है। हमें ये बताइए, महिला आयोग तो बना हुआ है, लेकिन पुरुष आयोग क्यों बनाना चाहती हो आप? 51% जो आबादी है इस देश की वो पुरुषों की है, तो पुरुषों के लिए भी तो कोई आयोग होना चाहिए। अब पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो उनका दर्द है, वो कहाँ जाके सुनाए? महिला आयोग में तो सुनता नहीं है कोई। हालांकि महिला आयोग में वो लगातार फ़ोन करते रहते हैं, गुहार लगाते रहते हैं मदद करने की, लेकिन वहाँ कोई उनकी मदद नहीं करता। तो उनके लिए कोई आयोग होगा तभी तो उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनेगी, उनके लिए भी तो कोई सुनवाई होगी, डेटा इकट्ठा होगा। अभी तो कोई डेटा भी नहीं इकट्ठा हो रहा। पुरुषों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं बच्चों के हो रहे हैं, या कोई भी जैसे प्रोस्टेट कैंसर, आप हर बात सुनेंगे। ब्रेस्ट कैंसर विमेन को जो होता है, सारी जो मीडिया है उस पर बात करती है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत ज़्यादा दुखदाई है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसे ओल्ड एज होम्स में ज़्यादा पुरुष हैं, एक्सीडेंट्स में ज़्यादा पुरुषों की डेथ होती है, यहाँ तक कि कोविड में भी अभी ज़्यादा पुरुषों की डेथ हुई, लेकिन हम कभी इन सब बातों के बारे में, डेटा ही नहीं है पुरुषों के लिए तो हम बात ही नहीं करते। सुसाइड रेट इतना बढ़ रहा है, पुरुष इतना प्रताड़ित है, लेकिन हम इसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, और पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए पुरुषों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं मेन की बात करती हूँ, इसलिए मैं पुरुष आयोग की बात करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबका दर्द एक समान होता है और सबको एक संविधान है, एक ही होना चाहिए, सबके लिए कानून भी एक ही होना चाहिए, और सबकी सुनवाई बराबर होनी चाहिए। जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए सरकार की तरफ से, मेंस कमीशन होना चाहिए, फिर एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, कितने सारे NGOs हैं, सब कुछ है महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए तो कोई काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या आपको लगता है कि भाइयों का सम्मान नहीं होना चाहिए, या भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं होता? ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता तो पुरुष क्यों आत्महत्या करते, उनकी दर्द 2.5 गुनी क्यों होती? तो ये सारे प्रश्न हैं, आप लोगों से ही पूछ रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि ये मुद्दा कितना संगीन है, और इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और उन्हें उठाना है, उन्हें जगाना है। ये घोर निद्रा में सो रहे हैं। मैडम, एक आप महिला हो और पुरुषों के लिए लड़ाई कर रहे हो कि उनको न्याय मिले, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो महिलाओं पे अत्याचार होता है, क्या बताओ? ये झूठ है। अब वो ज़माने चले गए, ज़माने बदल गए हैं, अब ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पुरुषों की जो रेट है सुसाइड का वो 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? तो ये गलत है, आप इसमें से बाहर निकलिए, इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। ये मानसिकता गलत है। अब भी बहुत समाज में बदलाव आ चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस हो या दूसरी सेक्सुअल मोलेस्टेशन, वर्क प्लेस मोलेस्टेशन, फर्जी केसेस में पुरुषों को बंद कर दिया जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। छोटी सी बात, छोटा सा झगड़ा रिवेंजफुल हो जाते हैं, मतलब एकदम से रिवेंज लेने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी का कोई मामला हो, एकदम से उसको सेटल करना हो तो महिलाएं फटाफट फर्जी केस डाल देती हैं। तो पुरुष जाए तो जाए कहाँ? उसके लिए ना तो कोई कानून है, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई NGO है, कोई तो है नहीं उसकी मदद के लिए। ना कोर्ट है, ना जज साहब सुनते हैं, ना पुलिस स्टेशन में सुनवाई होती है, वहाँ पे भी हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, सब तरफ यही चल रहा है। तो वो जाए तो जाए कहाँ? बेचारा बेटा इस देश का, वो कहाँ जाए? कोई तो पटल हो जहाँ उसकी सुनवाई हो। ये बलात्कार और 498 के केसेस में काफ़ी पुरुषों को यानी आजन्म कारावास भी होता है, और वो उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ बलात्कारी है ही इस देश में, और 498 के केसेस में भी फंसे हुए कुछ पुरुष है, लेकिन कुछ जिस पे 498 ज़बरदस्ती लगाया गया है, बलात्कार का केस ज़बरदस्ती लगाया गया है। क्या लगता है आपको कि पुरुषों पे भी यानी अत्याचार जारी है? 95% 498A के केसेस झूठे हैं, फर्जी हैं। आपको ये बात बता दूं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लीगल टेररिज्म है। 498 जो है इसका भरपूर जो है दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात आपने पूछी बलात्कार, 80%
बलात्कार के केसेस फर्जी हैं और जेलों में ठूस दिया जाता है। 20-20 साल जेल काटते हैं लड़के। अभी ही विष्णु तिवारी को एक्विटल मिला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बरी किया गया है। 20 साल वो जेल रह के आए हैं। ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जहां पर सेम नाम होने की वजह से मुंबई जेल में डाल दिया गया और 7 साल लड़का जेल में रहा। जब वो वापस आया तो सब कुछ, सारी फैमिली उसकी, कोई भी नहीं मिला। वाइफ कहीं चली गई थी बच्चों को लेकर के, पेरेंट्स मर गए। ऐसे ही विष्णु तिवारी का तो सारा पूरा सब लोग, भाई बहन, यहाँ तक कि माता पिता सब, और यहाँ तक कि जिसने महिला ने रेप लगाया था वो भी मर गई। तो 20 साल जेल हुई है और ऐसे फर्जी केसेस बहुत हैं जहाँ पे उन्हें जेल तो डाल दिया। देखिए, जेल तो तुरंत हो जाती है बलात्कार के केस में। अब 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद बरी हुए, लेकिन तब तक तो सब कुछ सर्वनाश हो जाता है ना। जॉब चली जाती है, आपके ऊपर इतना बड़ा संगीन आरोप लग गया, आपकी पूरी सोशल बॉयकॉट हो जाता है, आपके रिश्तेदार आपको बुरी नज़र से देखते हैं, आपके दोस्त आपसे बात नहीं करते, सब पल्ला झाड़ देते हैं और पैसा आपको कोर्ट में पानी की तरह बहाना होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता और आप हमेशा आप कटघरे में खड़े रहते हैं। 10 साल बाद आप बरी भी हो जाते हैं तो कौन जानता है। जैसे रोहतक वाले केस में लगातार 2 महीने तक खूब लड़ी मर्दानी। ये तो झांसी वाली रानी थी, रोहतक की लड़कियों के लिए बोला गया। लेकिन आप ये सोचिए कि मरने के बाद 3 साल मरने के बाद इतने साल तक वो बोलते रहे बेचारे लड़के कि हमने ये कसूर नहीं किया, हमने कोई मोलेस्टेशन नहीं किया, हमें फर्जी फंसाया गया। उनका 3 बार नार्को टेस्ट हुआ और अब वो एक्विटल भी मिल गया उन्हें। लेकिन वही लड़कियां तो मर्दानी थी, यहाँ तक कि झांसी वाली रानी को भी हमने बदनाम कर दिया। फर्जी केस करने वाली एक बेटी को हमने इतना ज़्यादा, उसकी बात को इतना तूल दे दिया कि 3 लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। 2 उसमें से आर्मी में जा रहे थे, एक लड़का पुलिस में जा रहा था। अब सब की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। आज भी भारतवर्ष के बाहर से पत्रकार आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मोलेस्टेशन कैसे किया। छोटी सी एक फ़ाइट हुई थी बस में, एक झड़प हुई थी बस में छोटी सी, और फर्जी केस मोलेस्टेशन का, छेड़छाड़ का डाल दिया उन लड़कियों ने। अब वो लड़कियां तो ऐश से घूम रही हैं। अब फर्जी केस पता भी चल गया तो क्या किसी ने मांग करी? हैंग द रेपिस्ट तो हम बहुत कहते हैं। आप बोलिए ना, हैंग द फॉल्स अक्यूजर। उन दोनों बहनों को भी तो हैंग करना चाहिए। मेरी यही तो बोलती हूँ कि अगर आप बलात्कारी के लिए, मैं किसी बलात्कारी के साथ नहीं खड़ी हूँ, उसे होनी चाहिए सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और आप सब ने हमेशा कहते हो हैंग करो बलात्कारी को, तो इन्हें भी तो करो। ये भी तो इक्वली गलत कर रही हैं। ये पूरे परिवार का बलात्कार कर रही हैं। लड़के का तो कर ही रही हैं, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। पिताजी उनके पैरालिटिक अटैक आ गया, कोई हार्ट अटैक आ गया, तो आपने तो पूरे परिवार का बलात्कार कर दिया। मैडम, आपने एक ऐसी अपनी एक केस ऐसी यानी सॉल्व किया है आपने कि एक केस ऐसी थी कि वो पुरुष के यानी प्राइवेट पार्ट पे अत्याचार किया गया और प्राइवेट पार्ट को उसको डैमेज किया गया। कौन सी केस है जिसके लिए आप लड़ाई कर, यानी उसको न्याय दिलाया आपने? जी, रोहतक में एक फैमिली रहती है और वहाँ पे उस लड़के का नाम है महावीर, उसकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। उस फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया। लड़का जो है, हस्बैंड जो है, पति, वो रात को लेट आया था घर पे। वो आपको बता दूँ क्या काम करता है, कृषि का काम करता है और पशुपालन, छोटा मोटा ये भी है साथ में, और कृषि का काम करते हैं। तो उन्होंने जब लेट आए तो वाइफ के साथ लड़ाई हुआ, पत्नी के साथ। उन्होंने, सास ने और साली ने और साले ने मिल कर के, और वाइफ ने बहुत पीटा लड़के को, इतना पीटा। और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स में डंडे के साथ लाल मिर्च के 2 पैकेट झोंक दिए और उसकी पूरी आंतड़ियाँ टूट गई हैं। अभी वो पीजीआई में है रोहतक में, मौत के में जूझ रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है मौत से और जीवन के बीच में। अब वो कब बचेगा, नहीं बचेगा, कब ठीक होगा, अगर ठीक भी होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ गई थी और मैंने, सबकी अरेस्टिंग हो गई है अभी। पहले पुलिस वालों ने बहुत वीक धाराएं लगाई हुई थी, मैंने उन्हें कहा अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस होने चाहिए, और अब सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी हम छोड़ेंगे नहीं, जो 2-3 गिरफ्तारियाँ और बाकी हैं उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी जल्द से जल्द। और अभी तो यहाँ पे नहीं थमी हूँ मैं, इसके बाद अब हम उसकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से गुहार लगाई है कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए। बरखा मैडम, मेरा आखिरी सवाल, ये बताइए कि ये पुरुष आयोग कब तक के बनना चाहिए और आपकी ये जो पुरुष आयोग बने इसके लिए पीएम मोदी जी से आपकी क्या मांग? मेरी पीएम मोदी से यही मांग है कि सर,
जितनी कि बेटियां इम्पॉर्टेंट है उतने ही बेटे भी इम्पॉर्टेंट है इस देश के लिए। सबका साथ सबका विकास में बेटे भी आते हैं। जल्द से जल्द उनके लिए उनकी सुनवाई करिए, मेन की बात समझिए और पुरुष आयोग का गठन, मेंस कमीशन बनाइए, मेंस मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए और जेंडर न्यूट्रल लॉज, समान कानून लाइए देश में, जिससे कि पुरुषों को, ट्रांसजेंडर्स को, महिलाओं को, सबको उसका लाभ मिल सके। मैं बताना चाहूँगा कि बरखा मैडम जो है कि पुरुष आयोग बने, इस मांग को लेके पीएम मोदी जी के पास से लेके तो हर नेताओं के पास गए हैं और ये पुरुष आयोग बनना जरूरी भी है। जिस प्रकार से महिला आयोग है उस प्रकार से पुरुष आयोग भी होना जरूरी है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर भी महिला अत्याचार करती है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।